सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हुए मजबूर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली हूबहू लागू। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है और उस पत्र के माध्यम से शिक्षकों का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से लेकर 6 अगस्त 2024 तक निर्धारित की गई है और प्रतिदिन अलग अलग कोटियों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया गया है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि 1 अगस्त 2024 से लेकर 6 अगस्त 2024 तक ही सभी कोटियों के शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी 1 अगस्त 2024 को उच्चतर माध्यमिक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी और वह आगे चलती रहेगी, ना कि सिर्फ एक तिथि में होगी। इसी तरह 2 अगस्त का शेड्यूल जारी किया गया है, जिस दिन माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और वह आगे भी चलती रहेगी। 3 अगस्त 2024 की तिथि 6 से 8 के शिक्षकों के सभी विषयों के लिए निर्धारित किया गया है, जो आगे चलती रहेगी। इसी प्रकार शेड्यूल का निर्धारण किया गया है और सबसे अंतिम तिथि यानी 6 अगस्त 2024 को 1 to 5 के सभी शिक्षकों का यानी बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जो 6 अगस्त से आगे चलती रहेगी। दोस्तों, शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, शिक्षकों का पदस्थापन भी शुरू होने जा रही है, लेकिन इसी बीच जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पत्र के माध्यम से खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को मजबूर बना दिया गया है। शिक्षक इस बात के लिए सोचने पर मजबूर हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बने या फिर नियोजित ही बने रहे, क्योंकि दोस्तों जो भी अपेक्षाएं की गई थी वह अपेक्षा बिल्कुल ही शून्य साबित हुई है। यानी किसी भी प्रकार की राहत खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नहीं प्रदान की गई है और इस पत्र के जारी होने से यह स्पष्ट हो गया है कि लाखों ऐसे शिक्षक होंगे जो नियोजित शिक्षक बने रहने में ही अपने आप को भला समझेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अपने आप को ठगे महसूस करेंगे। दोस्तों, आखिर किन बिंदुओं के कारण शिक्षक मजबूर हुए हैं और किन बिंदुओं के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनने पर शिक्षकों को नुकसान होगा या फिर फायदे होंगे, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि जो भी शेड्यूल संबंधी पत्र जारी किया गया है वह शेड्यूल पत्र आखिर कैसे बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को मजबूर बनाकर रख दिया है। आइए बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की काउंसलिंग उनको जो भी जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में होगी। यानी जो शिक्षक अभी वर्तमान में किसी जिले में कार्यरत है और उनका सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो जिला प्रथम जिला के रूप में आवंटित किया गया था उसी जिले में उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। इसके लिए इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने 3 दिनों का समय भी दिया है कि शिक्षकों को दूर के जिलों में जाने के लिए वक्त अवश्य लगेगा और उन्हें काउंसलिंग भी करानी होगी। तो इस कार्य के लिए 3 दिनों का समय दिया है। शिक्षक अगर दूर दराज के इलाकों में जाकर जहां उनका जिला आवंटित किया गया है वहां काउंसलिंग कराते हैं तो उस काउंसलिंग अवधि के लिए 3 दिन का अवधि उनका कार्य दिवस माना जाएगा और उनके वेतन की कटौती नहीं होगी और साथ ही साथ उन्हें कोई भी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि तमाम शिक्षकों को पहले से पूर्व से जो भी जिला आवंटित किया गया था वही जिला आवंटित किया गया है। दोस्तों, आगे भी बातें करेंगे, लेकिन कुछ खुलासे कर देने भी जरूरी है। आप सभी कह रहे होंगे कि जो भी खबर चल रही थी कि दिव्यांग शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, महिला शिक्षिकाओं को राहत प्रदान की जाएगी, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, तो क्या इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया क्या? दोस्तों, हम बता दें कि जो भी राहत भरी खबरें चल रही थी और राहत देने की बात कही जा रही थी वह शिक्षकों को पदस्थापन के लिए नहीं कही जा रही थी। शिक्षकों के स्थानांतरण के बिंदु पर निश्चित रूप से महिला, दिव्यांग या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी और वह स्थानांतरण होने जा रहा है बीपीएससी शिक्षकों का और नियमित कोटि के शिक्षकों का। तो निश्चित रूप से स्थानांतरण की प्रक्रिया में इन कोटियों के शिक्षकों को राहत मिलेंगी, लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों के मामले की बात कही जाए तो यह एक पदस्थापन है, यानी नई नियुक्ति है, नई बहाली है। इसमें किसी भी प्रकार की राहत शिक्षकों को नहीं प्रदान की जाएगी, चाहे वो महिला शिक्षिका ही क्यों न हो, चाहे वो दिव्यांग शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे वो गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक ही क्यों न हो। मुख्य रूप से समझ लिया जाए तो जो जिला उन्हें आवंटित किया गया है
उसी जिले में जाकर उन्हें प्रथम रूप में योगदान देना होगा और जिस तारीख को वो विद्यालय में योगदान करेंगे वह तिथि उनकी योगदान की तिथि होगी। और जारी किया गया पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि जो शिक्षक इस क्रम में पहले विद्यालय में योगदान करेंगे वो वरीय समझे जाएंगे और जो शिक्षक बाद में योगदान करेंगे वो कनीय समझे जाएंगे। दोस्तों, इस पत्र में सबसे बड़ी बात कि 5 स्लॉट का निर्धारण किया गया है और वो 5 स्लॉट कौन है इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। भले ही इस पत्र में 5 स्लॉट जिसे समयबद्ध में परिणत कर दिया गया है। प्रथम स्लॉट 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया। दूसरा स्लॉट 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट 12 बजे से लेकर 1:30 तक। चौथा स्लॉट 1:30 से लेकर 3 बजे तक और पाँचवा स्लॉट 3 बजे से लेकर 4:30 तक, यानी 5 स्लॉट निर्धारित किया गया है। और शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो स्लॉट का निर्धारण किया जाएगा वह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जाएगा, यानी किसी भी सूरत में जिला द्वारा इसमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। और किस तिथि को शिक्षकों को काउंसलिंग करानी है इसका भी निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से की जाएगी और इसके संबंध में सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों को भी इसकी सूचना प्रदान की जाएगी। दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से सूची देखकर ही शिक्षक काउंसलिंग की तिथि से रूबरू हो पाएंगे और उस तिथि को जाकर जो स्लॉट उनके लिए निर्धारित की गई है उस स्लॉट के अंतर्गत उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ये दोस्तों 5 स्लॉट है, वही स्लॉट है जिसे हमने बताया था कि स्थानांतरण के बिंदु को 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक थे पर्वतीय इलाके, दूसरे थे नदी पार वाले इलाके, तीसरे थे सेमी अर्बन, चौथे थे अर्बन और 5वें थे रूरल एरिया। यानी इन 5 भागों में विभक्त किया गया था, उसी को समय अलॉट में परिवर्तित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से ही इस पर कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो शिक्षक 40 वर्ष से कम उम्र के होंगे उन्हें पर्वतीय इलाका या फिर नदी पार वाले इलाके में भेजा जाएगा और उसके लिए वही स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। और रही बात अर्बन और सेमी अर्बन के लिए, तो इसे भी स्लॉट के रूप में परिवर्तित किया गया है और सक्षमता परीक्षा में प्राप्तांक ही इसका आधार बनेगा। जिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त हुए होंगे उन्हें अर्बन क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस पर हम कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा किस क्षेत्र को किस स्लॉट में परिवर्तित किया गया है इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पर्वतीय इलाका है तो उसे किस स्लॉट में परिवर्तित किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि देहाती क्षेत्र है तो उसे किस स्लॉट में परिवर्तित किया गया है, यानी देहाती क्षेत्र के लिए कौन सा स्लॉट होगा, अर्बन क्षेत्र के लिए कौन सा स्लॉट होगा, इसकी स्पष्टता नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, तो वो पदस्थापन का क्षेत्र जिसे 5 भागों में विभक्त किया गया था उसी को स्लॉट में परिवर्तित किया गया है और जो स्लॉट निर्धारित होगा वही उनका पदस्थापन का भाग भी होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाई, उन्हें प्रथम आवंटित जिले में ही योगदान करना होगा। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 हूबहू लागू कर दिया गया है। यहाँ तक कि कही गई थी कि नियमावली में संशोधन किया जाएगा, वो भी संशोधन करने की बात नहीं कही जा रही है। जब तिथि का निर्धारण कर दिया गया, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया अब चालू हो जाएगी तो आखिर किन बिंदुओं को लेकर नियमावली में संशोधन किया जाएगा, यानी संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी। हर हाल में शिक्षकों को अपने पदस्थापन में जो पहले से नियम लागू थे उसे हूबहू पालन करना होगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि शिक्षक अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे तो क्या उन्हें विद्यालय योगदान करना पड़ेगा, और विद्यालय अगर योगदान कर लेंगे तो उन्हें क्या फायदे होंगे। दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद क्या फायदे होंगे, इससे परिचित हर बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। कोई ज़्यादा लाभ नहीं देने जा रही बिहार सरकार, सिर्फ व सिर्फ राज्यकर्मी के नाम पर खेल किया जा रहा है और उन्हें नई नियुक्ति में परिणत किया जा रहा है। दोस्तों, पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यालय योगदान की तिथि ही उनका आधार माना जाएगा और वो तिथि ही उनके वरीयता का निर्धारण करेगा। तो सवाल उठता है कि वर्तमान परिदृश्य आप सभी देख चुके होंगे कि बिहार के कई जिलों ने यह पत्र जारी किया था बीपीएससी शिक्षकों द्वारा प्रभार ग्रहण करने के संबंध में, और यह कहा गया था कि बीपीएससी शिक्षक नियोजित शिक्षकों से सीनियर नहीं है बल्कि जूनियर है और नियोजित शिक्षक के रहते हुए बीपीएससी शिक्षक विद्यालय के प्रभार में नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस तिथि को नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे
वो निश्चित रूप से बीपीएससी शिक्षकों से ही जूनियर कहलाएंगे। रही बात नियोजित शिक्षक की, तो सबसे सीनियर होंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। वर्तमान में आप सभी जान चुके हैं कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से सीनियर है, वहीं नई नियुक्ति होने के बाद वही नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक से भी जूनियर हो जाएंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि सीनियर और जूनियर का मामला बिहार के शिक्षा विभाग में कहने के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन किसी भी लाभ के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपसी टकराहट के लिए ही सीनियर और जूनियर का मामला शिक्षा विभाग में लागू किया गया है, न कि उन्हें कोई लाभ देने के लिए सीनियर और जूनियर का निर्धारण किया गया है। फिर भी शिक्षकों को अपने स्तर से निर्णय लेना है कि वो जूनियर बनना चाहेंगे या फिर सीनियर बने रहना चाहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षकों के लिए विकल्प क्या बचा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट पर जारी की जाएगी और वेबसाइट के साथ साथ शिक्षकों के मोबाइल पर भी एसएमएस के माध्यम से यह सूचना आएंगी कि आपकी काउंसलिंग किस तिथि को किस स्लॉट के अंतर्गत होगी। और ये भी बात सत्य है कि अगर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं तो हर हाल में आपको आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा, अन्यथा आपके वेतन को स्थगित कर दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि आप सभी देख चुके होंगे कि माध्यमिक स्तर के 523 शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी गई है, और जब इन शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक का पद योगदान नहीं किया तो इनके वेतन रोकने संबंधी ही पत्र जारी कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो हर हाल में उनको आवंटित विद्यालय योगदान करना होगा, अन्यथा उनका वेतन स्थगित किया जाएगा। और वहीं जो शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, तो वो शिक्षक नियमित कोटि को छोड़कर दूसरे पायदान पर रहेंगे सीनियर और जूनियर के मामले में, लेकिन उन्हें एनपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। फिलहाल जो वेतन में है उस वेतन में ही बने रहेंगे, लेकिन प्रोन्नति का लाभ अवश्य मिलेगा और प्रधानाध्यापक के पद पर भी प्रोन्नति अवश्य मिलेगा। वहीं विशिष्ट शिक्षक योगदान करने के बाद उनकी नई सेवा हो जाएगी और उस तिथि से उनकी गणना की जाएगी कि 8 वर्ष की सेवा जिस दिन पूरी होगी उस दिन ही वो प्रोन्नति के लायक बनेंगे। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होगा कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, तो क्या शिक्षा विभाग की ओर से उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? दोस्तों, इसके संबंध में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायादेश निर्गत हो चुका है कि जो शिक्षक नियोजित बने रहना चाहते हैं वो नियोजित बने रहेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। तो तमाम शिक्षक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे उनके पास माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अधिकार है कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेकर नियोजित शिक्षक के पद पर ही बने रहना चाहते हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत उन्हें हर हाल में अपना विद्यालय योगदान करना होगा। इस तरह के कई सारे बिंदुए हैं दोस्तों, हम अगले वीडियो भी इसी संबंधित लेकर आएंगे, क्योंकि ढेर सारे और भी मुद्दे हैं जिसका खुलासा करना अनिवार्य है। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।